हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एसएस कोचिंग क्लासेस पे। मैं राम सिंह और आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत महत्वपूर्ण कक्षा 12 का। आज हम लोग फिजिक्स यानी सब्जेक्ट फिजिक्स की शुरुआत करने जा रहे हैं, यानी भौतिक विज्ञान की शुरुआत करने जा रहे हैं। और भौतिक विज्ञान की शुरुआत करने से पहले हमें कुछ बातों को समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, सबसे पहले आज आप फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कल्पना पे आधारित है, आपकी इमेजिनेशन पे आधारित है। आप जितना ज़्यादा इमेजिनेशन कर लेंगे उतना ज़्यादा आप फिजिक्स को समझ पाएंगे। जैसे सपोज किसी ने कहा कि वायर में इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, तो आप समझेंगे कि जैसे पानी, नदियों में पानी का फ्लो हो रहा है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है। तो आपको फिजिक्स को अगर आपको समझना है तो आपकी कहीं ना कहीं आपको अपनी इमेजिनेशन पावर बढ़ानी होगी, तब आप फिजिक्स को बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो जितनी ज़्यादा इमेजिनेशन पावर होगी आपकी जितनी ज़्यादा सोचने की क्षमता होगी, उतना बेहतर आप फिजिक्स को समझ पाएंगे। फिजिक्स फिजिक्स क्या है ये आप लोग जानते हैं। फिजिक्स एक ऐसा विज्ञान है जिसमें हम लोग प्रकृति और प्रकृति में घटने वाली घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना, नेचर और नेचर में घटने वाली जो घटनाएं हैं उनका जिस विज्ञान में अध्ययन किया जाता है उसे हम लोग भौतिक विज्ञान कहते हैं। भौतिक विज्ञान में जो हमारी कक्षा 12 की जो पहली यूनिट है उसका नाम है स्थिर विद्युतिकी। क्या नाम है? स्थिर विद्युतिकी। आखिर ये स्थिर विद्युतिकी क्या है? जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, स्थिर विद्युतिकी आखिर ये है क्या? देखिए, बहुत सारे परीक्षण किए गए, बहुत सारे प्रयोग किए गए और उसमें ये देखा गया कि जब किसी चीज को रगड़ा जाता है तो रगड़ने के कारण वो चीज क्या हो जाती है? विद्युतमय हो जाती है। यानी कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि बहुत सारी ऐसी वस्तुएं होती है, जैसे हमारी प्लास्टिक है या खाल है, कोई भी चीज है, अगर उसको हम बहुत ज्यादा रगड़ देते हैं तो उस पर घर्षण बल उत्पन्न हो जाता। तो कौन सा बल बेटा उत्पन्न हो जाता है? घर्षण बल उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, जिसे हम लोग घर्षण विद्युत भी कहते हैं। अब ये जो घर्षण बल उत्पन्न होता है, जिसके कारण हमारा जो वस्तु जिसको हमने रगड़ा है, तो वो जो हमारी हल्की चीजें होती हैं, या तो वो उनको अपनी तरफ आकर्षित करेगा या फिर अपनी तरफ क्या करेगा? अपने से दूर भेजेगा या अपने पास बुलाएगा। तो किसी भी चीज का पास में आना आकर्षित करना कहलाता है और किसी चीज को दूर भेजना क्या कहलाता है? प्रतिकर्षित करना कहलाता है। ये आपको पता है। यहाँ पर स्थिर विद्युतिकी का मतलब ये है कि जब हम किसी चीज को बेटा क्या करते हैं? रगड़ते हैं, तो रगड़ने के कारण उस पर विद्युत यानी घर्षण विद्युत उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण हम ये कह सकते हैं कि उस पर बेटा क्या होता? आवेश उत्पन्न हो जाता है। और वो आवेश जो है उस पदार्थ पर बेटा क्या होता? स्थिर रहता है। क्या होता है? स्थिर रहता है। यानी वो ऐसा सा मूवमेंट नहीं करता, इधर नहीं उल्टा हिलता, उधर नहीं जाता। आप लोगों की तरह 2 मिनट क्लास किया फिर उधर चले गए, 2 मिनट क्लास किया फिर उधर चले गए, ऐसा नहीं है। यानी आवेश जो होगा यहाँ पर इस यूनिट के अंदर जो हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पर आवेश जो होगा बेटा वो आपका स्थिर होगा, गतिक नहीं होगा। स्थिर आवेश के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो अब स्थिर विद्युतिकी का मतलब समझ में आ गया कि यहाँ पर यानी जब हम किसी पदार्थ को रगड़ते हैं तो उस पर बेटा क्या होता है? आवेश उत्पन्न हो जाता है। और आवेश वो कैसा रहता है? स्थिर रहता है, इसलिए इसको स्थिर विद्युतिकी कहा गया। ये मतलब मैंने बता दिया। अब चैप्टर नंबर फर्स्ट हम लोगों को पढ़ना है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। सबसे पहले आपको पता है कि अगर जब हम विद्युत की बात करते हैं तो एक हमारे बहुत अमेरिका के यूएसए के बहुत महान साइंटिस्ट रहे जिन्होंने सबसे पहले विद्युत के बारे में समझा, विद्युत के बारे में जाना। उन वैज्ञानिक का नाम क्या था? बेंजामिन फ्रैंकलिन था। तो उनको हमें कभी भी नहीं भूलना है। हालांकि इससे पहले, विद्युत से पहले चुंबक की खोज हो चुकी थी। लोगों के को थोड़ा बहुत आइडिया था इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, थोड़ा बहुत आइडिया था, बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं था। लेकिन उसको एक सिस्टमैटिक ढंग से किसने समझाया? तो वो बताया यूएसए के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था बेंजामिन। क्या नाम था? बेंजामिन फ्रैंकलिन। अब ये बेंजामिन फ्रैंकलिन, अब ये देखिए, बेंजामिन फ्रैंकलिन कोई मामूली आदमी नहीं थे बेटा।
बेंजामिन फ्रैंकलिन के अंदर बहुत सारी प्रतिभाएं थी। अच्छे म्यूजिशियन थे, अच्छे डांसर थे, एक तरीके से कह सकते हैं अच्छे पेंटर थे, मतलब बहुत सारी, कम से कम मिनिमम 10 प्रतिभाएं उनके अंदर थी। यानी वो हर एक फील्ड में बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, ये हम कह सकते हैं। उनमें से एक इनकी हॉबी ये भी थी, एक प्रतिभा इनके अंदर ये भी थी कि ये बेटा क्या करते थे, पतंग उड़ाने का इनको बहुत बड़ा शौक था। तो अमेरिका में अक्सर क्या होता था, पहले पतंगों का कंपटीशन हुआ करता था। आज भी अपने यहाँ यूपी में भी होता है, लखनऊ में भी बहुत सारा कंपटीशन होता है पतंगों का। मकर संक्रांत वाले दिन बहुत सारी पतंगे उड़ाई जाती हैं क्योंकि उस दिन शुभ माना जाता है। तो उसी तरीके से अमेरिका में क्या था, पतंगों का कंपटीशन चल रहा था। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन को पतंग उड़ाना यानी कंपटीशन में पार्टिसिपेट उन्होंने किया था। तो उस समय ऐसा नहीं कि कागज के पतंग चलते थे, उस समय बेटा क्या होते थे, कपड़ों के पतंग चलते थे, कैनवास के पतंग चलते थे, तो बड़े बड़े पतंग होते थे। तो जब वो पतंग उड़ा रहे थे तो कंपटीशन चल रहा था, तो अचानक से क्या हुआ, मौसम खराब होता है, शाम का समय था, मौसम अचानक से क्या होता है, खराब होता है। तो जब मौसम खराब होता है तो अचानक क्या होता है, आसमान से बिजली चमकती है। तो जब आसमान में बिजली चमकती है तो इससे क्या होता है, बेंजामिन फ्रैंकलिन को थोड़ा सा झटका लगता है। क्यों, कारण क्या था कि बेटा देखो, जब आसमान में बिजली चमक रही है तो कहीं ना कहीं कुछ फव्वारे या कुछ पानी की बूंदें गिरी होंगी, और वो बूंदे कि मान लीजिए जैसे ये बेंजामिन फ्रैंकलिन क्या कर रहे थे, ये इनके पास इनकी पतंग थी, ये इनके पास बेटा क्या थी, इनकी पतंग थी, और इस तरीके से ये थ्रेड से इस पतंग को उड़ा रहे थे। क्या कर रहे थे, थ्रेड से पतंग को उड़ा रहे थे। अब यहाँ पर ये पतंग को जब उड़ा रहे थे तो पतंग का तार, जो पतंग का थ्रेड है, जो धागा था, वो क्या हो गया, गीला हो गया। तो गीला होने से कारण आप जानते हैं कि वाटर इज द, हम कह सकते हैं जो पानी हमारा है वो क्या है, विद्युत का सुचालक है। तो जैसे ही कहीं ना कहीं इस वायर के अंदर पानी गया होगा तो आसमान में बिजली चमकी, तो पानी यहाँ पर इसके अंदर पानी आया होगा, और जिसके कारण क्या हुआ, इसमें पानी का फ्लो हुआ होगा तार के अंदर, सॉरी पानी का फ्लो बोल रहा हूँ कि आवेश का फ्लो हुआ होगा, मतलब उनको बेंजामिन फ्रैंकलिन को झटका लगा। लेकिन उस समय ये बात बेंजामिन फ्रैंकलिन नहीं जानते थे कि ये जो हमें झटका लग रहा है, ये विद्युत का झटका, वास्तव में विद्युत यही है। भाई आप बताइए, पहले जब विद्युत के बारे में कोई नहीं जान रहा था, वो उन्होंने सिर्फ इतना सोचा कि हाँ, कहीं ना कहीं मुझे कुछ झटका सा महसूस हो रहा है। इस बात को समझने के लिए, क्योंकि उस समय चुंबक की खोज हो चुकी थी, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा अच्छा अच्छी ऐसी बात है। तो इन्होंने क्या किया कि इस बार इन्होंने इस बात को समझने के लिए कि आखिर ये झटका लग क्यों रहा है, तो इन्होंने क्या किया, एक बुंच ऑफ कीज यानी एक चाबियों का गुच्छा इसमें क्या किया, बांध दिया, और फिर पतंग को उड़ाया। और जैसे ही इन्होंने बेटा पतंग को उड़ाया तो जैसे आसमान में लाइटनिंग हो रही थी, बिजली चमक रही थी, वैसे ही ये गुच्छों पर जब बिजली का प्रकाश यानी बिजली चमकती है तो इन बिजली यानी जो हमारे गुच्छे की जो चाबियां होती हैं वो एक दूसरे से क्या होती है, प्रतिकर्षित होती हैं, दूर होती हैं। तो अब ये कारण ये पता लगाना था कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। तो ये पता चला कि जो आसमान में आखिर बिजली चमक क्यों रही है यानी घर्षण, तो इसका कारण ये बताया गया कि इसका कारण क्या होता है, घर्षण होता है यानी फ्रिक्शन होता है, घर्षण यानी फ्रिक्शन। तो कौन सा कारण पता चला, घर्षण। बात ये बोलते हैं कि आप लोग देखते हैं कि आसमान में जब बादल गरजते हैं तो क्यों गरजते हैं, इसका कारण तो यही है कि जो बादल होते हैं वो आसपास में एक दूसरे से टकराते हैं। जब बास से स्लाइडिंग करते हैं इस तरीके से तो थोड़ी सी आवाज़ आती है, जब थोड़ा सा और ज़्यादा हिस्सा लड़ता है तो थोड़ा ज़्यादा और आवाज़ आती है, लेकिन जब ये आमने सामने से लड़ते हैं तो बहुत तेज़ बिजली चमकती है यानी बहुत तेज़ आवाज़ आती है। इसलिए कहते हैं ना कि कहीं पर बिजली गिर गई है, और ऐसा कभी कभी देखा भी जाता है कि कहीं कहीं पर बिजली गिर जाती है और कहीं ना कहीं सारी जो हमारे जीव जंतु होते हैं वो कहीं ना कहीं इसका शिकार हो जाते हैं, हमारे सजीव इसका शिकार होते हैं। ठीक है, निर्जीव चीजें भी शिकार हो जाती हैं, जल जाती हैं, बेचारी खराब हो जाती हैं। तो उसका कारण क्या, इसका कारण क्या था, घर्षण था। तो इस बात को समझने के लिए फिर वैज्ञानिकों ने क्या किया कि जो बेंजामिन फ्रैंकलिन बात बता रहे हैं क्या ये वास्तव में सत्य है, क्या घर्षण ही कारण है जिसकी वजह से झटका लग रहा था। तो इन्होंने इस बात की पुष्टि के लिए क्या किया, अब ये लोग बेटा कहाँ पहुंचे, लैब में पहुंचे। और जब लैब में पहुंचे
कहाँ पहुंचे बेटा? लैब में पहुंचे। तो वैज्ञानिकों ने इनके कहे कथन अनुसार लैब में प्रैक्टिकल स्टार्ट कर दिया। और यहां पर इन्होंने क्या किया, एक बिना बटा धागा ले लिया और उसमें बेटा इन्होंने एक कांच की प्लेट को क्या किया, लटका दिया। ये ग्लास की प्लेट है, ये किसकी है? ग्लास की प्लेट है, ठीक है। और यहीं पर एक दूसरी प्लेट को भी बेटा इन्होंने ले लिया, और ये जो दूसरी प्लेट ली ये भी बेटा क्या थी? कांच की प्लेट थी। ये भी कांच की प्लेट थी और ये भी बेटा क्या थी? कांच की प्लेट ही थी। तो ये दोनों बेटा कौन सी प्लेटें थी? कांच की प्लेटें थी। ठीक है। अब यहां पर ये जो कांच की प्लेट है इसको बिल्ली की खाल से या किसी सूती कपड़े से हम लोग क्या करते हैं? रगड़ देते हैं। रगड़ने पर जब इस प्लेट को हम इस प्लेट के पास ले जाते हैं तो हम वहां पर ये पाते हैं कि ये दोनों प्लेटें एक दूसरे को बेटा क्या कर रही हैं? प्रतिकर्षित कर रही हैं। क्या कर रही हैं मेरे बच्चे? प्रतिकर्षित कर रही हैं। प्रतिकर्षित करने का मतलब एक प्लेट दूसरी प्लेट को अपने से दूर भेज रही। अच्छा सोचा। तो उस समय चूंकि चुंबक का खोज हो चुका था इसलिए वैज्ञानिक ने सोचा, हालांकि विलियम गलबर्ट थे, तो विलियम गलबर्ट ने ये सोचा, क्या सोचा कि ये दोनों प्लेटें सेम मटेरियल की हैं और सेम मटेरियल के होने के कारण ये एक दूसरे को क्या कर रही हैं? प्रतिकर्षित कर रही हैं। चलो ठीक है, अति बात सही है। इन्होंने क्या किया, चलो इस बार हम दूसरी एक मतलब अलग मटेरियल ले लेते हैं। इन्होंने एक प्लेट में पहले वाली ही प्लेट यहां पर कांच की प्लेट रखी। तो पहली प्लेट कौन सी थी? कांच की प्लेट। अब इन्होंने बेटा यहां पर एक दूसरी प्लेट ली और वो जो प्लेट थी वो एबोनाइट की थी। एबोनाइट, ये एबोनाइट की प्लेट थी। अब जब इन्होंने बेटा एबोनाइट की प्लेट को लिया, ध्यान से सुनते रहिएगा। अब जब इन्होंने एबोनाइट की प्लेट को लिया और इनको बेटा क्या किया? घर्षण विद्युत किया, यानी इनको भी बेटा क्या किया? रगड़ा। और जब इस प्लेट को इसके पास ले गए तो ये प्लेट एक दूसरे को बेटा क्या कर रही थी? आकर्षित कर रही थी। क्या कर रही थी? आकर्षित कर रही थी। तो ये देखा गया कि सेम मटेरियल की दो प्लेटें एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रही हैं, अलग अलग मटेरियल की दो प्लेटें हैं वो एक दूसरे को आकर्षित कर रही हैं। इससे ये निष्कर्ष निकला कि कहीं ना कहीं जब हम किसी चीज को रगड़ते हैं तो रगड़ने के कारण उस पर क्या होता है? एक घर्षण विद्युत उत्पन्न हो जाता है, अर्थात आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो कहीं ना कहीं इनको रगड़ा गया तो इन पर भी क्या हो रहा? आवेश उत्पन्न हो जा रहा है। चूंकि चुंबक की खोज हो चुकी थी, ये सबको पता था कि चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, सेम ध्रुव सेम पोल एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और अलग अलग ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो यही बात दिमाग में वैज्ञानिकों की आई, तो उन्होंने सोचा कि ये दोनों प्लेटें सेम मटेरियल की बनी हुई हैं। किसकी बनी बेटा? सेम मटेरियल की बनी हुई है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन प्लेटों पर मान लीजिए इस पर कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा, या इस पर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज होगा, या हो सकता है कि इस पर नेगेटिव चार्ज हो या इस पर नेगेटिव चार्ज हो। तो दोनों पे पॉजिटिव हो सकता है, दोनों पे नेगेटिव हो सकता है। क्यों? क्योंकि सेम चार्ज एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा। क्यों? क्योंकि उस समय चुंबक की खोज हो चुकी थी। ठीक है। यहां पर अगर मान लीजिए कांच पर पॉजिटिव चार्ज था तो एबोनाइट पे नेगेटिव होगा। अगर मान लीजिए कांच पे नेगेटिव चार्ज था और इस पर एबोनाइट पे क्या था? पॉजिटिव चार्ज था। ठीक है। लेकिन ये बात क्लियर नहीं थी कि किस पर पॉजिटिव होगा और किस पर नेगेटिव होगा। तो किस पर पॉजिटिव होगा, किस पर नेगेटिव होगा, इस बात का पता लगाने के लिए आगे आया आवेश उत्पत्ति का सिद्धांत। क्या आया? तो इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? आवेश उत्पत्ति का सिद्धांत। तो यहां से एक बात ये पता चल गई कि बेटा कि जब हम किसी पदार्थ को रगड़ते हैं तो उसमें बेटा क्या होता है? एक गुण उत्पन्न होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। तो क्या लिखेंगे आप? तो आप बेटा यहां पर अगर लिखना चाहो तो लिखेंगे विद्युत आवेश एक भौतिक राशि है जिसे अर्जित कर लेने पर कोई पदार्थ विद्युतमय हो जाता है। यानी अगर किसी ने आवेश को अर्जित कर लिया है तो बेटा वो क्या होता है? विद्युतमय हो जाता है। ये बात याद रखना।
ठीक है, तो यहां से एक बात ये पता चल गई कि आवेश भी कितने प्रकार का होगा, दो प्रकार का होगा। एक होगा धन आवेश और दूसरा क्या होगा, ऋण आवेश होगा। लेकिन किस पर धन आवेश होगा, किस पर ऋण आवेश होगा, इस बात को भी समझना बहुत जरूरी है। तो अब हम लोग बेटा पढ़ेंगे आवेश उत्पत्ति का सिद्धांत। तो ये बात बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ही बताया कि जिस पर पॉजिटिव चार्ज होगा वो धनात्मक होगा, और जिस पर नेगेटिव चार्ज होगा वो बेटा कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। ये बात किसने बताई, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताई। ठीक है, हालांकि यहाँ पर ये एक वैज्ञानिक रहे विलियम गलबर्ट, नाम याद रखिएगा, विलियम गलबर्ट। तो विलियम गलबर्ट के अनुसार कि जब हम किसी पदार्थ को रगड़ते हैं, क्या करते हैं मेरे बच्चे, किसी पदार्थ को रगड़ते हैं तो उसमें उनके घर्षण से एक मिनट बेटा पानी पी लें जरा। तो इन्होंने बेटा क्या बताया, तो विलियम गलबर्ट ने बताया कि वस्तुओं को रगड़ने से दो प्रकार के आवेश उत्पन्न होते हैं, और उन दोनों आवेशों को नाम किसने दिया, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश किसने कहा, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा। विलियम गलबर्ट ने बताया कि जब हम किसी वस्तु को रगड़ते हैं तो उस पर दो प्रकार के घर्षण उत्पन्न होते हैं। जिस पर पॉजिटिव घर्षण उत्पन्न होता है उसको क्या कहा गया, धनात्मक आवेश कह दे, जिस पर निगेटिव उत्पन्न हो गया उसको निगेटिव आवेश कहा गया। ठीक है, ये बात आपको पता चला। अब इसके बाद तो सबसे पहले अगर आपसे कभी कोई पूछे कि भैया विद्युत का झटका किसको लगा था सबसे पहले, तो भैया बेंजामिन फ्रैंकलिन थे। ये हमारी कहानी थी। अब इस कहानी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और अब हम लोग देखेंगे आवेश उत्पत्ति का सिद्धांत। आखिर किस बॉडी पर, किस पदार्थ पर पॉजिटिव चार्ज होगा और किस बॉडी यानी किस पदार्थ पर नेगेटिव चार्ज होगा, इस बात को भी समझना बहुत जरूरी है। देखिए अब हम लोग बेटा आगे पढ़ने वाले हैं आवेश उत्पत्ति का सिद्धांत। आवेश उत्पत्ति का सिद्धांत, ये आवेश उत्पत्ति का सिद्धांत है क्या, इस बात को भी समझना बहुत जरूरी है। आप लोग जानते हैं कि किसी भी परमाणु, अगर हम एक परमाणु की बात करें तो मान लीजिए मेरे पास एक परमाणु ये है और एक परमाणु बेटा ये है, ठीक है। और परमाणु की जो सबसे बाहर कक्षा होती है इसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, चलिए लगा रहे हैं। और इसका बेटा ये क्या होता है, नाभिक होता है। ये बेटा परमाणु का क्या होता है, नाभिक होता है। अब होता है क्या है कि जैसे ही हम बेटा इस पदार्थ को क्या होते हैं, रगड़ते हैं तो क्या मिलती है, एनर्जी, ताकत। और जैसे एनर्जी ताकत मिलती है तो बेटा ये क्या करते हैं, ये इनको मुक्त इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। कौन सा इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्यों मुक्त इलेक्ट्रॉन बोला जा रहा है, क्योंकि नाभिक का इन इलेक्ट्रॉनों पर जो आकर्षण होता है वो बहुत कम होता है। तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन जैसे ही इनको एनर्जी मिलती है तो बेटा ये एक पदार्थ से निकल करके कहाँ चले जाते हैं, दूसरे पदार्थ में चले जाते हैं। तो जो परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता, तो यहां पर बेटा क्या कर रहा है, त्याग कर रहा है, त्याग करना। तो ये त्याग कर रहा है और यहां पर बेटा क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है, तो ग्रहण करना। तो जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उस पर जो आवेश आएगा वो कौन सा आवेश आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव यानी धनावेश। और जो इलेक्ट्रॉन को बेटा ग्रहण करेगा उस पर कैसा आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा। यही बात आवेश उत्पत्ति का सिद्धांत है, ठीक है। तो यही बेटा हमारा क्या है, आवेश उत्पत्ति का सिद्धांत है। यहां तक अगर कोई दिक्कत हो तो बताओ, ठीक है। तो आवेश उत्पत्ति के सिद्धांत में यही बताया गया कि जब दो पदार्थ आपस में रगड़े जाते हैं तो एक पदार्थ में से इलेक्ट्रॉन निकल करके बेटा कहाँ चले जाते, दूसरे पदार्थ में चले जाते हैं, जिससे एक पर धन आवेश यानी इस पर एक पर पॉजिटिव चार्ज और दूसरे पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है, ठीक है। क्लियर है इतना। अब बेटा आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण, तो देखिए आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का
क्वांटीकरण, ये आवेश का क्वांटीकरण है क्या? पहले इस बात को भी समझना बहुत जरूरी है कि सर आवेश का क्वांटीकरण है क्या। हमने हेडिंग डाल दी है ना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब ये है कि आवेश का क्वांटीकरण, देखिए इस पृथ्वी पर हमारी जितनी भी चीजें हैं तो उनका जो आवेश है, उनका जो न्यूनतम आवेश का मान है वो निश्चित है। क्या है? निश्चित है। भाई कोई भी पदार्थ ले लीजिए, ये है इसका न्यूनतम मान, इसका जो न्यूनतम आवेश होगा वो निश्चित होगा। हर एक चीज का जो न्यूनतम आवेश का मान है वो निश्चित है। तो इन्होंने इस सिद्धांत में, आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत सिर्फ यह कहता है, यह है Q इक्वल टू एन ई इसका फार्मूला, और यहां पर प्लस माइनस लगा रहता है। समझ लीजिए क्या कहता है आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत, क्या कहता है? किसी पदार्थ पर उपस्थित कुल आवेश, किसी पदार्थ पर उपस्थित कुल आवेश उस पदार्थ में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के आवेश का, इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। बस इतनी बात ये कहता है कौन? इलेक्ट्रॉन का क्वांटीकरण, आवेश का सॉरी क्वांटीकरण क्या कहता है? किसी पदार्थ में, किसी पदार्थ का जो कुल आवेश होता है उस पदार्थ में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के आवेशों का पूर्ण गुणज होता है। जहां आपका जो n का मान है बेटा, क्या है n का मान? वो प्लस माइनस 1 हो सकता है, प्लस माइनस 2 हो सकता है, प्लस माइनस 3 हो सकता है, प्लस माइनस 4 इस तरीके से हो सकता है। यहाँ पर n का मान बेटा हमारा ये हो सकता है। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई। और एक बात याद रखना ये भी कि E बराबर होता है 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। एक बात ये भी याद रखना, ये आवेश होता है। अब एक क्वेश्चन यहां पर किया जाता है, क्वेश्चन है कि एक कूलाम आवेश में कितने, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? अब हमें यह बताना है, तो इसी फार्मूले का यूज करेंगे। तो देखिए गिवन में आपको लिखना होगा Q बराबर है 1 कूलाम, और कितने इलेक्ट्रॉन है तो N बराबर आपको निकालना। और चूंकि हम जानते हैं कि Q बराबर क्या होता है Ne, तो यहां से हम N का मान निकालेंगे तो E अपॉन क्या हो जाएगा, सॉरी Q और E चला जाए इसके बटे में E। Q का मान 1 है और N का मान, सॉरी E लिखना है, E जाएगा। तो E मार्कर बेटा बंद हो गया है, 1 मिनट रुक जाइए आप लोग। बहुत अच्छे चैप्टर हैं, जब आप आसानी से समझेंगे, पूरी क्लास समझेंगे तो कोई दिक्कत कहीं पर आने वाली है ही नहीं। तो घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है, एकदम आसानी से हम लोग समझ लेंगे। ठीक है बेटा, कोई भी चीज़ कठिन नहीं होती। हमने कहा फिजिक्स पूरी इमेजिनेशन पे है, जितना आप समझेंगे उतना काम आपका होगा। तो ये 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 हुआ। ठीक है, ये पावर नीचे से ऊपर जाएगी तो यहाँ पर बचेगा 1.16 इंटू 10 की पावर 19। इसको आप जब इससे भाग देंगे तो आएगा 0.025 इंटू 10 की पावर 19। अगर वैज्ञानिक कथन के रूप में लिखना चाहेंगे, वैज्ञानिक रूप में लिखेंगे 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन, यानी इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी एक कूलाम आवेश अगर हमें बनाना है तो उसके पास बेटा इतने मुक्त इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। कितने ज्यादा देखिए इलेक्ट्रॉन है इसके पास, इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, और एक इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश है। इन सब का मल्टीप्लाई कराओगे तब निकलेगा भाई एक कूलाम पर कितना आवेश होता है। तो किसी भी पदार्थ का आपको आवेश ज्ञात करना है, किसी भी पदार्थ का, तो भाई सिर्फ इतना ये पता लगा लो कि उस पदार्थ के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं। आगे बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं। तो ये इसको आप जल्दी से नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन आपका होमवर्क है, आपसे कोई क्वेश्चन यहाँ पे करेगा 5 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, आप हल कर लीजिएगा, आपकी प्रैक्टिस के लिए है।
10 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये सब क्वेश्चंस को आपको बेटा क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, अब यहाँ पर बेटा हम आ गए हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है कूलाम का नियम, कूलॉम्स लॉ, कूलाम का नियम। देखिए, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको हम लोग आराम से पढ़ेंगे। तो अब हम लोग बेटा पढ़ेंगे कूलॉम का नियम। क्या कहता है कूलाम का नियम। तो पहली बात तो ये समझो कि कूलाम का नियम है किसके लिए। तो कूलाम का नियम है बिंदु आवेश के लिए। किसके लिए है, बिंदु आवेश के लिए। अब कितने बच्चे बिंदु आवेश का मतलब जानते हैं, बताओ जरा। बिंदु आवेश का मतलब कितने बच्चे जानते हैं, हमें जल्दी से बताइए। बिंदु आवेश का मतलब कितना होता है। तो बेटा देखो, हम लोग पढ़ने वाले हैं कूलाम का नियम। कूलाम का नियम, देखो फिजिक्स में जितनी भी चीजें हैं आपको पढ़ना है, सबसे पहले आप उसका डायग्राम पढ़ा करें, उसका रेखा चित्र आप पढ़िए। अगर आप डायग्राम को पढ़ के समझ ले रहे हैं तो आपके लिए बहुत फायदा होने वाला है। सबसे पहले यहाँ पर हम मान लेते हैं कूलाम का नियम पढ़ने से पहले किसके लिए था, बिंदु आवेशों के लिए था। पहली बात, कूलाम का नियम वहीं पे लागू होता है जहां पर बिंदु आवेश होंगे, यानी बहुत बड़े आवेश नहीं होने चाहिए। मान लीजिए आपके पास एक बिंदु आवेश ये है और एक बिंदु आवेश बेटा ये है, तो ये दो बिंदु आवेश है। ठीक है, पहले पर जो आवेश है वो Q1 है और दूसरे पर आवेश क्या है, Q2 है। प्लस माइनस नहीं पता, आवेश क्या है, Q1 है और ये आवेश क्या है, Q2 है। और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो R डिस्टेंस है। तो दोनों के बीच में डिस्टेंस बेटा कितनी है, R है। तो कूलाम ने अपने नियम में क्या बताया, इन्होंने बताया कि इन्हीं दो बिंदु आवेशों, अब देखो यहाँ पे ये दो आवेश है तो इनके बीच में आकर्षण या प्रतिकर्षण कोई ना कोई बल तो लगेगा। आकर्षण या फिर बेटा प्रतिकर्षण, कोई ना कोई बल इनके बीच में लगने वाला तो है। ये तो बात तो तय है कि सर हाँ इनके बीच में बल लगेगा। लेकिन अब यहाँ पे सवाल ये है कि आकर्षण लगेगा कि प्रतिकर्षण लगेगा, वो तो आवेश की प्रकृति पे निर्भर करेगा, है ना। लेकिन यहाँ पर हमें तो नहीं पता है। ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने क्या बताया, ध्यान से सुनिएगा। इन्होंने बताया कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल, बल को F से लिखते हैं, लगने वाला बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती। क्या कहा कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती, यानी इन दोनों को गुणन में लिखना है, गुणनफल के समानुपाती, तथा इनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इनके बीच की दूरी क्या है, R के वर्ग के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये बात किसने बताई, कूलाम ने बताई। ठीक है, आप इसको मानना चाहो तो समीकरण 1 मान लो और इसको क्या मान लो, समीकरण 2। अब आगे कैलकुलेशन क्या बनेगी, समीकरण 1 व 2 को क्या करने पर बेटा, मिलाने पर। और जब आप इनको मिलाएंगे तो क्या बनेगा, F बराबर Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, आप लोग पढ़ते चले आ रहे हैं कि जब भी हम समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो उस समय एक कांस्टेंट आता है, एक नेतांक आता है। तो यहाँ पर F बराबर क्या आएगा, K, और ये हो जाएगा Q1 बटे Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये इसका मान लो, इसको समीकरण 3, ये इसका फार्मूला बना। लेकिन एक बात और यहां पर कूलाम ने बिल्कुल निश्चित कर दिया कि सीजीएस पद्धति में, सीजीएस मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड प्रणाली, प्रणाली पद्धति का मतलब प्रणाली में इन्होंने कहा कि जो K की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 1 होगी। K की वैल्यू इन्होंने कितने लिया, 1। अब यहां पर इन्होंने कहा किससे बेटा, समीकरण 3 से। तो जब हम समीकरण 3 से यहां पर जाएंगे तो क्या होने वाला है, जरा देखो।
यहां पर अगर k का मान हम 1 रख देंगे, ध्यान से सुनना, तो यहां पर हो जाएगा F बराबर k का मान 1 है तो Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये सीजीएस पद्धति में ये दो बिंदु आवेशों के बीच बल निकालने के लिए फार्मूला, और सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक जो होता है बेटा क्या होता है, डाइन होता है। तो क्या होता है बेटा, बल का मात्रक क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, डाइन होता है। ठीक, अब यहां पर एसआई पद्धति में, स्टैंडर्ड पद्धति में, एसआई पद्धति में, अब यहां पर देखो एसआई पद्धति में इन्होंने बताया कि जो k की वैल्यू होगी वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगी। ये बात इन्होंने बताई, हमने मान लिया, इन्होंने बताया हमने मान लिया भाई। चलिए किससे चलेंगे, फिर से समीकरण 3 से। समीकरण जब आप 3 से जाएंगे तो समीकरण 3 ये है, तो ये f रहेगा, और बराबर में k की जगह पे क्या लिखना है बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो एसआई पद्धति में अगर आपको बल निकालना है दो बिंदु आवेशों के बीच, तो आपको यह फार्मूला यहां पर लगाना होगा। किंतु इन्होंने एक बात और बताई, जरा सुनिएगा इसको, क्या बताया। किंतु इन्होंने बताया कि जो एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन की जो वैल्यू होती है वो 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12 मीटर स्क्वायर, क्या होगा बेटा, मीटर स्क्वायर प्रति न्यूटन कूलाम स्क्वायर, ये इसका मात्रक होता है। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक, एप्सिलॉन का मात्रक क्या होता है, न्यूटन कूलाम स्क्वायर, गलत लिख दिया क्या, कूलाम स्क्वायर, अच्छा उल्टा लिख दिया क्या। अच्छा, इसको याद करने का सीधा सा फंडा है, ये है कूलाम स्क्वायर और प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसका मात्रक होता है, इन्होंने ऐसा बताया। और पाई का मान आपको पता है कि 3.14 होता है, ठीक है। अब अगर हम यहां से कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू को निकालें, तो 1 तो 1 रहेगा, 4 तो 4 रहेगा, 3.14 आ जाएगा, और एप्सिलॉन की जगह पर आ जाएगा 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12, ये इसका मान आ गया। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू जो आपको मिलेगी वो बेटा कितनी मिलेगी, तो वो वैल्यू आपको मिलेगी 9 गुणे 10 की पावर 9। ये बात याद रखना, 1/4 पाई एप्सिलॉन की जो वैल्यू होती है बेटा वो कितनी होती है, 9 गुणे 10 की पावर 9। और ये देखो जो एप्सिलॉन का मात्रक होता है बस वो आगे पीछे हो जाएंगे, तो इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। अब हम बेटा यही मान हम कहाँ पे रखे, इसको आप मान लीजिए समीकरण 4, तो हम किससे जाएंगे, समीकरण 4 से। तो जब आप समीकरण 4 से जाएंगे तो क्या बनने वाला है, तो ये हमें मिलेगा F बराबर 9 गुणे 10 की पावर 9, इतने की जगह पे 9 गुणे 10 की पावर 9 लिख सकता हूं, और ये बेटा हमारा हो जाएगा Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये बेटा हमारा क्या होता है, कूलाम का नियम होता है। तो इस फार्मूले से हम लोग न्यूमेरिकल में इसका यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू निकाल करके यहाँ पर लिख दी गई है। तो इस तरीके से बेटा ये हमारा कूलाम का नियम क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। नोट कर लिया बेटा सभी ने, चलिए। अगर जिन बच्चों ने नोट नहीं किया स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप जल्दी से। ठीक है, चलिए। अब एक आगे बेटा शब्द और यूज होने वाला है जिसका नाम है परीक्षण आवेश। पहली बात तो ये आप समझ लीजिए कि परीक्षण आवेश की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, धनात्मक होती है। पहला पॉइंट याद रखिए, परीक्षण आवेश की जो प्रकृति होगी वो कैसी होगी, धनात्मक होगी। पहला पॉइंट आपको याद रखना है। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना कि आखिर ये परीक्षण आवेश है क्या, है ना, नाम से ही पता चल रहा है आवेश का परीक्षण करने वाला। तो
तो जो आवेश का परीक्षण करेगा वही परीक्षण आवेश होगा। तो क्या हर एक आवेश परीक्षण आवेश होगा? ये भी बात क्वेश्चन है कि अगर आवेश का परीक्षण करने वाला परीक्षण आवेश है तो क्या हर एक आवेश परीक्षण हो जाए, परीक्षण आवेश हो सकता है? बिल्कुल नहीं। परीक्षण आवेश बेटा वो अत्यंत सूक्ष्म आवेश होते हैं जो अपने स्वयं के आवेश के कारण किसी भी वैद्युत क्षेत्र में यदि उनको रख दिया जाए तो वो उसकी अवस्था में परिवर्तन ना कर पाए, उनको हम लोग क्या कहते हैं? परीक्षण आवेश कहते हैं। क्या है परीक्षण आवेश? वो अत्यंत सूक्ष्म आवेश होते हैं जो स्वयं के आवेश के कारण किसी अन्य की विद्युत अवस्था को बेटा क्या ना कर सके? परिवर्तित ना कर सके। ठीक है, अवस्था में कोई परिवर्तन ना कर सके। क्या इतनी प्यारी सी बात समझ में आ गई? ठीक है, तो परीक्षण आवेश का मतलब समझ में आ गया। ठीक सर, ये परीक्षण आवेश आपने बताया क्यों, कारण रहा इसका, आगे बताता हूं। अगला हमें पढ़ना है विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अब विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? तो मान लीजिए हर एक आवेश होता है, मान लीजिए यहां पर प्लस आवेश है और इस आवेश के चारों ओर इसका अपना प्रभाव है, इस आवेश के चारों ओर अपना इसका प्रभाव है और इसके प्रभाव के अंदर कोई अगर हम अन्य आवेश लाएंगे, ठीक है, मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर हम ले आए पॉजिटिव चार्ज ही ले आए, ठीक है, तो इसके क्षेत्र में एक अन्य आवेश ले आए या फिर हम निगेटिव चार्ज ले आए, तो क्या करेगा? ये वाला जो है अपने पर कोई आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा। कुल मिलाकर क्या करेगा? आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा, यानी बल का अनुभव करेगा, तो वही उसका क्षेत्र होगा। तो क्या परिभाषा हो जाएगी? तो इसकी परिभाषा ये हो जाएगी, किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर कोई अन्य आवेश लाने पर वह आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करता है, वह उसका विद्युत क्षेत्र कहलाता है। एक बार फिर से बताता हूं, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके अंदर कोई अन्य आवेश लाने पर वो आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं बेटा? विद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब विद्युत क्षेत्र को पढ़ने के बाद हम लोगों को एक और कॉन्सेप्ट पढ़ना होगा जिसका नाम है विद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। हमें पढ़ना विद्युत बल रेखाएं। विद्युत बल रेखाएं होती क्या है, इसको एक डायग्राम के माध्यम से पढ़ना होगा, है ना? इसको एक डायग्राम के माध्यम से समझना होगा। अभी हम लोग समझ रहे हैं, ठीक है, एक मिनट के लिए। तो अब बेटा हम लोगों को पढ़ना है विद्युत बल रेखाएं। अब इस विद्युत बल रेखाओं को समझने के लिए थोड़ा सा आपको एक डायग्राम को समझना होगा। क्या डायग्राम है कि मान लीजिए यहां पर मेरे पास जगह कम है, मैं यहां पे बनाता हूं। देखो, मान लीजिए आपके पास एक धनावेश है और एक आपके पास ऋण आवेश है। पहले हम डायग्राम के हिसाब से इसको समझेंगे। और यहां पर हम इसके पास में कोई एक परीक्षण आवेश ला रहे हैं। परीक्षण आवेश अभी हमने बताया। जब मैंने परीक्षण आवेश को क्यू नॉट से लिख, तो मैं यहां पे परीक्षण आवेश को लाऊंगा। अगर मैं इस पॉइंट पे चेक करूंगा तो यहां पर ये अपनी ओर आकर्षित, ये अपने से दूर भेजेगा और ये अपनी ओर आकर्षित करेगा। यहां पे रखूंगा तो ये अपने से दूर भेजेगा, ये आकर्षित करेगा। यहां पे रखूंगा तो ये अपने से दूर भेजेगा, पर ये वाला क्या करेगा? आकर्षित करेगा। तो इस तरीके से यहां पर इस तरीके से हमको क्या मिल जाएंगे? बहुत सारे डॉट मिल जाएंगे। क्या मिलेंगे बेटा? बहुत सारे डॉट मिल जाएंगे। तो बहुत सारे डॉट मिलने का मतलब कुल मिलाकर हमें एक रास्ता मिल रहा है। और इस रास्ते पर कौन चल रहा था? परीक्षण आवेश ही तो चल रहा था। यहाँ रखा, यहाँ रखा, यहाँ रखा, यहाँ रखा, उसी से तो रास्ता मिला है, परीक्षण आवेश से मिला। तो अब इसकी जो परिभाषा होगी वो क्या कहेंगे आप? कि
यहाँ पर निकल रही है विद्युत बल रेखाएं हैं, ये भी बेटा क्या है, विद्युत बल रेखाएं। तो इस तरीके से बहुत सारी यहाँ से क्या निकलती हैं, विद्युत बल रेखाएं निकलती हैं इस तरह से। याद रखना ये विद्युत बल रेखाएं हमेशा धन सिरे से निकलती हैं और ऋण सिरे पे जाके समाप्त हो जाती हैं। ठीक है, धन सिरे से निकलते हैं, ऋण सिरे पे जाके समाप्त हो जाते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या लिखोगे, यानी जो विद्युत बल रेखाएं हैं वो बेटा क्या है, इमेजिनरी लाइंस हैं, काल्पनिक रेखाएं, सिर्फ कल्पना की गई, किसी ने नहीं देखा। जैसे हम लोग कल्पना करते हैं कि तार में करंट बह रहा, सर देखा नहीं आज तक तार में करंट बह रहा, लेकिन वो बह रहा है, कल्पना की गई। हमने कहा जितना अच्छा कल्पना कर लोगे उतना अच्छा आप फिजिक्स को समझोगे। तो क्या हो जाएगा कि विद्युत बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं जिन पर हमारा परीक्षण आवेश गतिमान रहता है या गति करता है। या फिर और अच्छे से कहना चाहो, विद्युत बल रेखाएं वे निष्कोण काल्पनिक रेखाएं हैं जिस पर हमारा परीक्षण आवेश गमन करता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी। और यहां पर एक बात और याद रखनी है कि परीक्षण आवेश के, अब यहां पर विद्युत बल रेखाओं के बारे में पढ़ लिया। अब विद्युत बल रेखाओं के बेटा हम किसके बारे में पढ़ेंगे, गुणों के बारे में पढ़ेंगे। ये सबका नोट्स आपको मिल जाएगा बहुत जल्द, आप परेशान नहीं है, इनका भी नोट्स आपको मिल जाएगा। इनका पहला गुण तो यही है कि विद्युत बल रेखाएं जो बेटा हैं वो धन सिरे से निकलती हैं और ऋण सिरे पे जाके समाप्त हो जाती हैं। ठीक है, दूसरा इनका पॉइंट है, ये बेटा क्या बनाती हैं, अर्धवक्र बनाती हैं। क्या बनाती हैं, अर्धवक्र बनाती हैं। आधा वक्र बना रही, यहां से निकली यहां पे समाप्त हो गई। भाई अगर इधर से इधर आती तो पूर्ण वक्र बनाती, लेकिन ये वक्र बनाती, लेकिन ये क्या करती है बेटा, अर्धवक्र बनाती। ठीक है, 2 पॉइंट हो गया कि ये धन सिरे से निकलते हैं, ऋण सिरे में समाप्त हो जाते हैं, पहला पॉइंट। पॉइंट नंबर 2, ये धन सिरे से ये अर्धवक्र बनाते हैं। यहाँ पर पॉइंट नंबर 2 हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब मान लीजिए इनका तीसरा पॉइंट ये होता है कि एकल आवेश, एकल मतलब बेटा एक आवेश, एकल आवेश की स्थिति में इनका जो हम कह सकते हैं, इनका जो आरंभन बिंदु होता है जहां से ये निकलना शुरू करती हैं वो बेटा क्या होगा, अनंत होगा। और एकल आवेश का मतलब जब सिर्फ एक ही आवेश हो, यहाँ पर कितने आवेश हैं, 2 आवेश हैं, तो धन से निकल रहा है, ऋण में जा रहा है। लेकिन यहाँ पर तो मान लीजिए एक ही आवेश है, तो ये माना जाता है कि ये अनंत से आती हैं और अनंत पर जाकर ही बेटा क्या होती हैं, समाप्त होती हैं। बात क्लियर है। तो ये बल रेखाएं बेटा कहां से प्रारंभ होती हैं, तो एकल आवेश की स्थिति में तो बेटा ये कहां से प्रारंभ होंगी, अनंत से प्रारंभ होती हैं और अनंत पर ये क्या होती हैं, समाप्त होती है। ये पॉइंट याद रखना, है सब आपको नोट्स में मिलेगा। अनंत से प्रारंभ होती हैं और अनंत पर बेटा ही जाके क्या हो जाती हैं, समाप्त हो जाती है। चौथा पॉइंट याद और रखना कि अगर किसी भी बिंदु पर विद्युत बल रेखाओं के किसी भी बिंदु पर अगर मुझे बेटा क्या करना हो, दिशा ज्ञात करनी हो, तो मुझे उस पर बेटा क्या खींचनी होगी, स्पर्श रेखा खींचनी होगी। क्या खींचनी होगी, स्पर्श रेखा खींचनी होगी। क्या खींचनी होगी बेटा, स्पर्श रेखा खींचनी होगी। क्लियर है, क्या खींचनी होगी, स्पर्श रेखा बेटा खींचनी होगी। ठीक है, और स्पर्श रेखा की दिशा में ही क्या होगा, विद्युत क्षेत्र। स्पर्श रेखा यानी विद्युत बल रेखाओं पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। 4 पॉइंट हो गए। 5वां पॉइंट यह है कि विद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है कि हम थोड़ी देर के लिए चलिए मान लेते हैं कि ये विद्युत बल रेखाएं हैं, एक दूसरे को काटती हैं। एक विद्युत बल रेखा ये है और एक ये है, एक दूसरे को काटती है। अगर इनका कटान बिंदु ये है, अगर हम इनकी दिशा के बारे में डिस्कस करेंगे तो एक इसकी दिशा इधर है और इसकी दिशा इधर है। और आप जानते हैं कि मैथमेटिक्स से किसी एक बिंदु से 2 दिशाओं का निर्धारण नहीं किया जा सकता, तो ये असंभव है। अब इससे ये स्पष्ट हो रहा है कि कटान बिंदु से यहां पर इसके 2 विद्युत क्षेत्र दिख रहे हैं, एक विद्युत क्षेत्र ये है और एक विद्युत क्षेत्र ये है। ऐसा कभी संभव नहीं है।
एक बिंदु से सिर्फ एक ही विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। यहाँ पर कितनी विद्युत क्षेत्र की दिशाएं कितनी हो गई? 2, लेकिन विद्युत ये असंभव है। तो इसलिए हम ये मान के चलते हैं कि विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को बेटा कभी भी नहीं काटती हैं। क्लियर है? ये बात आपको याद रखनी। और अगला पॉइंट याद रखना, नहीं काटती। अगला पॉइंट याद रखना, एक समान, ये पॉइंट याद रखिएगा, एक समान विद्युत क्षेत्र में ये जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं, क्या होती है बेटा? बल रेखाएं क्या होती हैं? यानी ये एक दूसरे के बेटा क्या होती हैं? समांतर, है ना? एक समान विद्युत क्षेत्र में ये बल रेखाएं समांतर एवं समान दूरी पर होती हैं, है ना? समान दूरी पर होती हैं। तो ये इसके हमने 5 से 6 पॉइंट लिखा दिए हैं, बाकी ये पॉइंट्स आपको नोट्स में मिल जाएंगे, वहां पर आप देख लीजिएगा, ठीक है? और एक बात और याद भी रखना, किसी भी पदार्थ के भीतर जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं वो शून्य होती हैं। तो ये अपना यहाँ पर इतना तैयार कर लेना। तो ये आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं बेटा। कल की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, कल हम डेरिवेशन पढ़ेंगे अच्छी और निरक्षीय स्थिति के लिए। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार, जय हिंद।